अब जब काम करने की बात आती है और उस काम के लिए जब आप किसी को भी बोला जाए कि ठीक है आपके डे टू डे लाइफ जैसी चलनी है चलने दो, या फिर जैसा गुजारा होने होने दो, और आप चलो ये बहुत अच्छा काम है और इस काम के लिए हम सब मिल के काम करते हैं, आप घरदार परिवार छोड़ दो, आपके डे टू डे लाइफ को छोड़ दो और इस मिशन पे हम निकलते हैं और इस मिशन को पूरा करते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर इंसान के पीछे अपनी एक डे टू डे लाइफ है, अपनी कोई ख्वाहिशें हैं, अपने पैशंस है, अपने गोल्स है, अपने अचीवमेंट्स है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो ये सब को अचीव करके कैसे हम इसको फुलफिल कर सकते हैं, इसके लिए हमने काम करना शुरू किया एंड 2011 से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। एंड धीरे धीरे हमने इसमें इसको कैसे कमर्शियली वायबल बनाया जा सके एंड इस तरीके के बिजनेसेस किए जा सके कि जिसके ऊपर आपका मेन जो मकसद है वो भी कंप्लीट हो, एंड जो आपका अर्निंग है, सोर्सिंग है, अपॉर्चुनिटी है या फिर नीड के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए आपको उसमें से अर्निंग भी आता रहे। तो इसके लिए हमने गोगो A1.com एंड गोगो ग्रुप ऑफ कंपनीज के इस्टेब्लिशमेंट की, और जिसके थ्रू हमने इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सिस्टम्स के ऊपर काम करना शुरू किया। मेन हमारा जो मकसद है gogo1.com का एंड ग्रुप का, कि जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सिस्टम्स अब कहाँ कहाँ पे यूज होता है, इट कैन बी व्हीकल्स के लिए मेजरली हमने फोकस किया, क्योंकि आज हमें सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ पे दिखाई दिया और उसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया। अब व्हीकल्स के ऊपर हम काम करते हैं, उसके साथ में अब एनर्जी क्रिएशन एंड इट मीन्स कन्वर्जन of energy from solar to electricity, from wind to electricity, from hydro to electricity, ये सोर्सेस के लिए हमने अभी पावर जनरेशन इक्विपमेंट्स, पावर जनरेशन टूल्स, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। एंड आज व्हीकल्स के लिए जब अभी पर्टिकुलर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को अगर हम लोग देखें तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इसके पहले 100% पेट्रोलियम एनर्जी को यूज़ किया जाता था, पेट्रोकेमिकल्स को यूज़ किया जाता था। एंड वहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो होता है वो व्हीकल्स की वजह से ही आज सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए पहला इनिशिएटिव लेके हमने व्हीकल्स के ऊपर काम करना शुरू किया। एंड इस काम को करते हुए हमने व्हीकल्स को, एग्जिस्टिंग व्हीकल्स हो या फिर नए अल्टरनेटिव व्हीकल्स हो, उनको इलेक्ट्रीफाई करना, इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करना, ये मेजरली हमने ये रखा। हमने हमारा ग्रुप का फोकस, जो हमारा कमर्शियल एक्टिविटीज़ है gogo1.com का, तो इसका मेन हमने फोकस ये नहीं रखा कि हम नए व्हीकल्स कम्प्लीटली बिल्ड करेंगे एंड उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। हमने फोकस ये रखा कि हम एग्जिस्टिंग जो व्हीकल्स है, क्योंकि अगले 10 साल में या 20 साल में जितने नए व्हीकल्स आप नहीं बेच पाओगे, उससे भी ज़्यादा व्हीकल्स ऑलरेडी रोड पे है, और उन व्हीकल्स का आज जो पोल्यूशन हो रहा है उसको रोकना ज़रूरी है। और उसको रोकने के लिए उसके अंदर जो पेट्रोलियम केमिकल एनर्जी से, पेट्रोकेमिकल से जो एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, मतलब जो पार्ट है, जो आईसी इंजन है, उसको निकालना, उसको किल करना, उसको स्टॉप करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। और उसकी जगह पे इलेक्ट्रिक मोटर लगना, ये इम्पोर्टेंट जो टास्क है उसको हमने एक्सपर्टाइज बनाई, उसके ऊपर काम करना हमने शुरू किया। एंड आज के डेट में हम नए व्हीकल पे क्यों नहीं कर रहे हैं, पुराने व्हीकल पे क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि एक नया व्हीकल आप जब बिल्ड करते हो ना, तो कम्प्लीटली प्रोसेस है आपका, उसका हर पार्ट मेकिंग से लेके अगेन आप पोल्यूशन क्रिएट करोगे। एग्जिस्टिंग व्हीकल्स को जब आप स्क्रैप करोगे तो वो स्क्रैपिंग से अगेन रिफर्बिश करने के लिए, रीमोल्ड करने के लिए, रिफॉर्म में लाने के लिए अगेन जो प्रोसेसेस आपको करनी होगी, वो सभी प्रोसेसेस में अगेन पोल्यूशन क्रिएट होगा। इससे बेटर है अभी आपको पुराने व्हीकल्स से क्यों प्रॉब्लम है, परहेज है। एक तो होता है वो फिट नहीं है, या फिर उस व्हीकल को वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो वर्किंग कंडीशन में ना होने के दो रीज़न हो सकते हैं, कि एक तो वो फिट नहीं है, या फिर दूसरा है कि उसके जो इंजन है, इंजन की वजह से पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, और वो पोल्यूशन क्रिएट होने की वजह से आप उसे बैन कर रहे हैं। तो पहली बात है कि फिट नहीं है, तो वो अनफिट व्हीकल रोड पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो रिस्की है।
तो वो एक पार्ट हो गया। दूसरा, जो फ्यूल की वजह से व्हीकल को या पोल्यूशन की वजह से व्हीकल को स्क्रैप किया जा रहा है, उसे तो हम रोक सकते हैं, स्क्रैपिंग होने से रोक सकते हैं। क्यों रोक सकते हैं? क्योंकि आप स्क्रैप करके अगेन पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, आप स्क्रैप करके अगेन पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। ये अगर हम लोग पोल्यूशन लेवल पे देखें तो ये सबसे बड़ा पॉइंट को हम आज मिस कर रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उसके ऊपर कोई फोकस नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए एग्जिस्टिंग व्हीकल्स को कन्वर्ट करना, जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ, आज दिल्ली में डीजल व्हीकल 10 साल के बाद में बैन है। अब मुझे बताइए, जैसे टोयोटो इनोवा हो गया या फिर ये जो ज़्यादा व्हीकल्स यूज होते हैं, 10 साल में सच में क्या व्हीकल अनफिट बन चुका है? क्या उसकी कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि वो यूजलेस बन चुका है? नहीं दोस्तों। बट फिर भी आज 10 साल बाद वाली इनोवा का या फिर जो भी व्हीकल्स है, उनको स्क्रैप करना पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो पोल्यूशन रोकने के लिए स्क्रैपिंग ये एक ही जरिया नहीं हो सकता, एक ही सोल्यूशन नहीं हो सकता है, और उसके ऊपर हमें काम करना होगा। तो एग्जिस्टिंग जो व्हीकल है उसको कन्वर्ट इलेक्ट्रिक में करो। पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, इंजन निकाल दो, इलेक्ट्रिक मोटर लगा दो और उसको कन्वर्ट करो। अब ये प्रोसेस होता है, ये सिस्टम होता है, तो कोई अकेली कंपनी या कोई 4 लोग मिलकर नहीं कर सकते। इसके लिए सबका सपोर्ट की जरूरत है, सबके साथ की जरूरत है। जैसे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, दिल्ली गवर्नमेंट, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने एक्शन लिया, स्क्रैपिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट की। बट उसके साथ में, स्क्रैपिंग के साथ में, उसको कन्वर्जन, रेट्रोफिटमेंट अलाउड किया, कंपनीज को इनपैनल किया। बहुत सारी अच्छी चीजें गवर्नमेंट की तरह से इनिशिएटिव करके की जा रही है। उसके साथ में पैरेलली जो मिसिंग पॉइंट्स है एंड जो एडिशनल पॉइंट्स को, जहाँ पे एक्चुअली हमें एडिशनली काम करने की जरूरत है, वहां पे भी हमें थोड़ा सा फोकस करना होगा। पैरेलल टू स्क्रैपिंग हमें रेट्रोफिटमेंट के ऊपर, हमें एग्जिस्टिंग व्हीकल को कन्वर्जन के ऊपर स्मूथ ट्रैक बनाना होगा। अब एज एन कन्वर्जन, रेट्रोफिटमेंट मैन्युफैक्चरर, हम भी क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, और किस तरीके से हम मिल के इस मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं, किस तरीके से हम मिल के इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में ला सकते हैं। क्योंकि हम बिलीव नहीं करते हैं कि जस्ट बातें करना और एक अवेयरनेस सिर्फ उस लेवल पे क्रिएट हो, हम प्रैक्टिकल वर्क पे बिलीव करते हैं। तो आज की डेट में रेट्रोफिटमेंट जब होने वाला है, रेट्रोफिटमेंट जब करना है, तो प्रैक्टिकली कितने व्हीकल्स दिल्ली में कन्वर्ट हो रहे हैं, कितने लोग तैयार हैं, कितने मैन्युफैक्चरर्स है, और किस तरीके से ये इंप्लीमेंट होने वाला है। इट्स इक्वल और मोर इफेक्टिव देन द स्क्रैपिंग। आप एग्जिस्टिंग व्हीकल को कन्वर्ट करो। क्यों? एक तो आपने पोल्यूशन बचा लिया, उसका री मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसका। सेकेंड, आपने कॉस्ट भी सेव किया, क्योंकि हर जगह पे अगेन आपको कॉस्ट लगने वाला है, अगेन टैक्सेस, अगेन सब चीज़ें उसमें ऐड होते जाने वाली है। तो जब एग्जिस्टिंग व्हीकल के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये सब कुछ उसमें ऐड नहीं होने वाला है। जिस तरीके से आज गोगो ग्रुप में 2 व्हीलर के किट्स अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड होना जरूरी है, क्योंकि सेफ्टी नॉर्म्स के थ्रू और पर्टिकुलर टेस्टिंग मेथड्स के थ्रू वो जाना जरूरी है। बट जब हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो आज पब्लिक में, लोगों में अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की कमी होने की वजह से आज लोगों को अगर हम बोलते हैं कि अब जब कन्वर्जन में क्या होता है, आपका सोर्स इंजन चेंज हो गया, जब इंजन चेंज हो गया तो उसका जो कॉस्ट ऑफ पावर सोर्स है या इंजन है, तो वो कॉस्ट तो कॉमन है, आप नए व्हीकल में यूज करो या कन्वर्ट करो। एनर्जी स्टोरेज जो है, जैसे बैटरी यूज करते हैं, तो वो कॉस्ट कॉमन है, जैसे आप नए व्हीकल में यूज करते हैं एंड पुराने व्हीकल में यूज करते हैं। मतलब जो ड्राइव ट्रेन है, ये कंप्लीट सिस्टम है, ये सिस्टम और नए व्हीकल का कॉस्ट, इसमें अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो 40-60, मतलब 60% जो कॉस्ट है या 70% जो कॉस्ट है वो आपका मेन किट का है या फिर मेन जो कंपोनेंट्स है उसका है, एंड जो 30-40% कॉस्ट है वो व्हीकल के अदर पार्ट्स का है। अब अदर पार्ट्स का मतलब नया व्हीकल एंड कन्वर्टेड व्हीकल, इसमें अराउंड 60% कॉस्ट एज कंपेयर टू कन्वर्टेड व्हीकल आपको लगने वाला है। बट अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या आते हैं कि जिस तरीके से आज के डेट में नए व्हीकल्स के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है, अराउंड 20% सब्सिडी दी जाती है।
तो क्या हो रहा है कि कन्वर्जन कॉस्ट एंड न्यू व्हीकल कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम हो रहा है। दूसरी बात, जब कोई व्हीकल को कन्वर्ट करना है तो कोई भी पर्सन अपने डिसीजन पे, अपने पैसे पे जब करना चाहता है तो उसका कहना है कि मैं पुराने व्हीकल पे इतना खर्चा क्यों करूं। वो भी सही है, क्योंकि वो अपने पुराने व्हीकल का एक साइकोलॉजिकल वैल्यू उसके दिमाग में सेट है कि मेरे व्हीकल का कॉस्ट अभी 20% 30% बचा हुआ है, 40% बचा हुआ है, एंड अगेन मैं इसके ऊपर 60% 70% क्यों कॉस्ट बेयर करूं। तो उसकी जगह पे मैं क्यों ना नया ही व्हीकल ले लूं। तो जो एक्चुअली अवेयरनेस होना चाहिए। अच्छा, उसको टेक्निकली देखा जाए तो जहाँ पे ये पुराने व्हीकल्स यूज होते हैं, या मेजरली फोकस अगर हम इम्प्लीमेंटेबल एंड एग्जैक्टली सोल्यूशन, इमीडिएट सोल्यूशन वाले जो सेक्टर्स है उसकी अगर हम बात करें, तो जिसमें डिलीवरी सेगमेंट, टैक्सी सेगमेंट, या फिर जो कमर्शियल एप्लीकेशन में व्हीकल्स यूज हो रहे, ये क्वांटिटी अभी ज़्यादा है, बढ़ी हुई है। और इस सेगमेंट को हमें पहले इनिशिएटिव लेके काम करना होगा। जो पर्सनल यूज कैटेगरी है, पर्सनल यूज वाला पर्सन बहुत कम व्हीकल का यूज करता है, उसने इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हुआ या उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज किया या नहीं किया, ये इतना इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है, या फिर ये फर्स्ट स्टेप टास्क नहीं है। फर्स्ट स्टेप टास्क आता है कि जो कमर्शियली व्हीकल्स यूज हो रहे हैं, जो डेली के हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, रन होते हैं, वो ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, और वहां पे इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। अब जब उस जगह पे हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो उस जगह पे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो डिलीवरी कंपनीज है, या फिर जो जिस तरीके से आज दिल्ली गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेके अनाउंस किया कि 100% डिलीवरी सेगमेंट जो है वो इलेक्ट्रीफाई होना चाहिए, टैक्सी सेगमेंट इलेक्ट्रीफाई होना चाहिए, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम आपकी भी सहायता की अपेक्षा करते हैं। हम इनिशिएटिव लेके काम कर रहे हैं, बट आपसे भी कुछ सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। उस सपोर्ट क्या चाहिए? एक तो जो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स है उसको सोर्स करने के लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। सोर्स क्यों करना है? क्योंकि हर जगह पे हर एक कंपनी खुद उसको ओन नहीं करती है, या फिर ओन करती हैं तो वो अगेन कॉस्ट उसके ऊपर स्पेंड नहीं करना चाहती हैं। बट हमें तो ये टास्क को कंप्लीट करना है, हमें तो अचीवमेंट पानी है। तो उसके लिए जो जैसे अभी स्क्रैपिंग में 10 साल बाद जो व्हीकल स्क्रैप हो रहे हैं, 15 साल बाद जो स्क्रैप हो रहे हैं, तो एज पर आरटीओ रूल्स, एक तो 15 साल कंप्लीट होने के पहले आप उसका एनओसी निकाल के दूसरे स्टेट में भेज सकते हो, एक सोल्यूशन है। दूसरा जो सोल्यूशन है कि आप उसको स्क्रैप कर सकते हो, बट आप अगर इंडिविजुअल लेवल पे उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हो एंड देन री रजिस्टर करते हो, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, उसका यूज कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा चैलेंज हमें आ रहा है कि जिस तरीके से जब सेंट्रलाइज सोर्सिंग हमें करना है, तब सेंट्रलाइज सोर्सिंग के लिए 15 साल का व्हीकल कंप्लीट होने के बाद में वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है। वो ट्रांसफर ना होने की वजह से क्या होता है कि वो इंडिविजुअल लेवल पे आ गया कि वो पर्सन को जब अगर उसकी इच्छा रहेगी तो वो इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करके उसको रजिस्टर्ड कर सकता है। बट अगर जिस तरीके से स्क्रैपिंग का एक ऑथोराइज सेंटर है और उनको अथॉरिटी दी गई है कि आप इस ऑथोराइज सेंटर में स्क्रैप कर सकते हैं, तो वहाँ पे जैसे एक गवर्नमेंट कंफर्ट समझ रही है वहाँ पे स्क्रैप करने के लिए, उसी तरीके से जो रेट्रोफिटमेंट कंपनीज है उनको भी ये अथॉरिटी देना जरूरी है कि आप भले ही व्हीकल 15 साल का हो गया हो, बट आप डॉक्यूमेंट ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस आपके कंपनी के नाम पे करवा के ले लो, आपकी कस्टडी में व्हीकल को ले लो, देन आप उसको इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करो, रिफर्बिश्ड करो, उसको नया बनाओ, उसको प्रॉपर रिस्टोर करो, एंड देन आप उस व्हीकल को सेल कर सकते हैं, या लीजिंग पे दे सकते हैं, या रेंटिंग पे उसको दे सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग काम करते हैं तो हमारे लिए ये रूल्स में थोड़ा से चेंज की हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अगर ये होता है तो हम रेडी हैं व्हीकल्स को अपने लेवल पे एक्वायर करने के लिए, जिसमें स्क्रैपिंग से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन या ज़्यादा प्राइस हम कस्टमर को दे सकते हैं, तो कस्टमर का भी बेनिफिट होगा। सेकेंड थिंग, वो व्हीकल अगेन स्क्रैपिंग होकर री प्रोसेस में नहीं जाएगा, उसके ऊपर वो व्हीकल को हम रिफर्बिश करके, रिस्टोर करके, इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करके, अगेन आरटीओ में रजिस्टर करके, आइदर जिन लोगों को चाहिए उनको सेल कर सकते हैं, या फिर जिनको लीजिंग पे चाहिए लीजिंग पे दे सकते हैं, रेंटिंग पे चाहिए रेंटिंग पे दे सकते हैं। एंड आज की डेट में प्रैक्टिकली सोल्यूशन अगर देखा जाए तो जितनी भी नए व्हीकल्स इंडिया में आ रहे हैं वो कमर्शियल एप्लीकेशन के हिसाब से, मैं अगर टू व्हीलर
की बात करूँ या थ्री व्हीलर कार्स की बात करूँ, तो जितने भी थ्री व्हीलर स्पेसिफिक कमर्शियल सेगमेंट है तो वो बिल्ड क्वालिटी वैसी आ रही है। बट जो टू व्हीलर की अगर मैं बात करूँ तो टू व्हीलर में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज मार्केट में हैं वो पर्सनल यूज कैटेगरी के हिसाब से डेवलप किए गए हैं एंड वो कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए सूटेबल नहीं हो रहे हैं। तो बहुत सारी कंपनियों ने ट्राई किया बट 6 महीने 1 साल के अंदर वो व्हीकल अगेन स्क्रैप कंडीशन में आ जाते, खराब हो जाते, क्योंकि डिलीवरी सेगमेंट में या कमर्शियल एप्लीकेशंस में या कुरियर डिलीवरी में व्हीकल का रफ यूज होता है। उसको वो व्हीकल का मेंटेन करने से ज़्यादा उसको टाइम को अचीव करना होता है और इसीलिए वो व्हीकल्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। बट जो इंडियन व्हीकल्स है, जो इंडियन ब्रांड्स है और जो मॉडल्स है, वो व्हीकल्स ऑलरेडी सक्सेसफुल है, उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बिल्ड क्वालिटी बेटर है, इंडियन रोड्स, इंडियन माइंडसेट, इंडियन टेरेंट्स के हिसाब से वो ऑलरेडी बिल्ट हो चुके हैं, सक्सेसफुल हो चुके हैं। अगर उन्हीं व्हीकल्स को अगर हम लोग यूटिलाइज करते हैं और कन्वर्जन में ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि उन्हीं व्हीकल्स को हम रिस्टोर कर रहे हैं, उन्हीं व्हीकल्स को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से बिल्ड क्वालिटी अच्छी होने की वजह से वो व्हीकल सर्विस अच्छा तरीके से दे देता है। सेकंड थिंग, उसके स्पेयर पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, कहीं पे भी अगर कोई भी व्हीकल हो एग्जिस्टिंग तो उसके स्पेयर पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, तो उन स्पेयर पार्ट्स के लिए इजीली अवेलेबिलिटी, जो कि आज चैलेंज इलेक्ट्रिक में लोग फेस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्पेयर पार्ट मिलना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो है वो चाइनीज इंपोर्टेड स्पेयर पार्ट्स है वो यूटिलाइज की जा रही है, या कुछ कंपनियों ने जो व्हीकल्स बनाए वो इतने यूनिक व्हीकल बनाए कि जिसका आफ्टर मार्केट अवेलेबल नहीं है। और इंडिया में व्हीकल इंडस्ट्री को रन करना है तो आज बहुत बड़ा रोल अनऑर्गेनाइज सर्विस सेक्टर एंड आफ्टर मार्केट स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरर्स बहुत बड़ा रोल उसमें निभा रहे हैं। तो जिस व्हीकल के स्पेयर पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, जिसका सर्विस कहीं पे भी अवेलेबल है, वो व्हीकल सक्सेसफुल हो जाता है। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है कि हम सिर्फ नए व्हीकल्स को ना ये करके और अगेन स्पेयर पार्ट एंड सर्विस के लिए चैलेंजेस को ना फेस करके हम अगर एग्जिस्टिंग व्हीकल्स को कन्वर्ट करते हैं तो व्हीकल स्टर्डी हैं, स्पेयर पार्ट इजीली अवेलेबल है, सर्विस कोई भी करने के लिए तैयार है, तो इन सब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इसमें से मिल जाता है। अब ये हो गया किस तरीके से हम लोग एक्शन प्लान बना सकते हैं। टारगेट यही है हमारा कि जल्द से जल्द जो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स है जो इंजन पे चल रहे हैं वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाए। इसके साथ में जिस तरीके से नए व्हीकल्स के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव दिया जा रहा है, तो वो ही इंसेंटिव रेट्रोफिटमेंट या कन्वर्जन के लिए दिया जाए कि जिस तरीके से आज नए व्हीकल में 3 किलोवाट का बैटरी पैक यूज होता है तो 30,000 का सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट से अलग से सब्सिडी मिलता है, एंड वही बैटरी पैक हम जब रेट्रोफिटिंग में यूज करते हैं तो इसके ऊपर कोई सब्सिडी नहीं है। तो ये एक चैलेंज को, क्योंकि मकसद आपका वही है कि व्हीकल्स इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होने चाहिए, पोल्यूशन बंद होना चाहिए, मकसद हमारा भी वही है। बस इस मकसद को अचीव करने के लिए जो टेक्निकल चैलेंजेस है उसको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो सब्सिडी है, सेकंड थिंग, तीसरी बात जो आती है जहाँ पे हमें ज़रूरत महसूस होती है, नया इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया कि जिसके ऊपर जीएसटी 5% है, बट वही जब हम कन्वर्जन करते हैं तो जीएसटी 18% हमें पे करना पड़ता है। वही ऑटोमेटिव जो बाकी के कंपोनेंट्स है उसके ऊपर 28% हमें जीएसटी पे करना पड़ता है। तो ये 28% या 18% और यहाँ पे 5%, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए नए व्हीकल के कंपेरेटिवली कन्वर्जन किट का प्राइस जो है तो वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है, लोगों को ज़्यादा लगने लगता है। और अगर हम इसके ऊपर दोनों का जीएसटी स्लैब को अगर हम लोग चेंज करें, इक्वल रखें, नए इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या आप कन्वर्जन हो, अगर उसको अगर जीएसटी स्लैब में इक्वल रखा जाए, 5% रखा जाए, या फिर अगर ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है और पावरफुल है, हो सकता है अगर इसको टैक्स फ्री कर दिया जाए तो वो और एक अच्छा सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से ये हो जाएगा, जिसको एक्चुअली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। और जो आज मेजर चैलेंज बना हुआ है एयर पोल्यूशन का, उसके ऊपर जो टू व्हीलर्स एंड जो व्हीकल्स की वजह से पोल्यूशन हो रहा है उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। प्लस इस बिजनेस में यहाँ पे जिस तरीके से बिजनेस अपॉर्चुनिटी है तो
बिजनेस अपॉर्चुनिटी सिर्फ हमारे लिए या फिर कुछ लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तो इसमें से जैसे कन्वर्जन सेंटर्स हो गए, सर्विस सेंटर्स हो गए, इसका लीजिंग ऑपरेशन हो गया, इसका रेंटिंग ऑपरेशन हो गया, इन सभी जगह पे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इसके थ्रू होने वाला है। और ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए अगर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, जो लोग हैं, जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, जिस स्कीम्स के थ्रू उनको लोन देके उनका सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए, या फिर उनको अगर लीजिंग करना है सिंपल वे में, जैसे रेस्टोरेंट वाला है, कोई भी छोटा से छोटा रेस्टोरेंट वाला भी 5-10 व्हीकल डिलीवरी के लिए मेंटेन करता है, अगर वो रेस्टोरेंट वाला फिर से उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, तो हम उसे अपने व्हीकल्स दे के उससे लीजिंग पे जितना वो पेट्रोल पे खर्चा कर रहा है। देखो, एक बात को हमें डीपली अंडरस्टैंड करना जरूरी है, व्हीकल प्रोवाइडर्स अलग होते हैं, एनर्जी प्रोवाइडर्स अलग होते हैं। जो एनर्जी, जैसे आज कंपनी गाड़ी बेचती है, फ्यूल नहीं बेचती है, फ्यूल सप्लायर कंपनियां अलग हैं, तो एनर्जी प्रोवाइडर अलग है एंड व्हीकल प्रोवाइडर अलग है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी ये अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि जैसे एनर्जी सप्लायर्स हैं वो छोटे लेवल पे भी काम कर सकते हैं। जब तक बड़ी कंपनियां नहीं आती है, जब तक बड़ी कंपनियों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता है, जब तक बड़ी कंपनियों के बैटरी पैक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, तब तक हम छोटे प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। जिस लेवल पे आज की डेट में, मतलब कोई अगर व्हीकल या बैटरी लीजिंग करता है या उसको सप्लाई करता है, तो उस लीजिंग के लिए अगर उसको बैटरी स्वैपिंग स्टेशन मैनेज करने के लिए, या फिर बैटरी लीजिंग या बैटरी विथ व्हीकल लीजिंग के लिए अगर गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज लोन मिल सके या फिर सपोर्ट मिल सके, तो वो अपना एक छोटा बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकता है। इसमें से उसको भी रोजगार उपलब्ध होगा, वो उसकी वजह से 4 लोगों को वो रोजगार दे सकता है। एंड जब एनर्जी सेपरेट हो गई, इलेक्ट्रिक ऑपरेशन एंड फ्यूल ऑपरेशन में, एनर्जी कंजम्पशन में, अगर आज टू व्हीलर की मैं बात करूं, पेट्रोल गाड़ी 2.53 रुपीज, इवन एक्टिवा जैसी गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है, तो 3.54 रुपीज पर किलोमीटर चलती है। और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो 20 पैसा 25 पैसा आता है। मतलब यहाँ पे इतना बड़ा गैप है। अब इस गैप को जब आप एनर्जी सोर्स को चेंज करते हो, तो ये जो अमाउंट है ये बच जाता है। मतलब लीजिंग मॉड्यूल पे भी आज कंपेरेटिवली जितना वो पेट्रोल पंप वाले को पैसा दे रहा है, जितना फ्यूल पे कॉस्ट दे रहा है, उतना ही कॉस्ट अगर इलेक्ट्रिक लीजिंग में मिल जाता है, ओनली फ्यूल कॉस्ट को डाइवर्ट अगर हम लोग करते हैं, तो भी वो प्रॉफिट में है। अगर एक व्हीकल का जैसे 100 किलोमीटर डेली का ट्रैवल कर रहा है, 200-250 रुपीज, 300 रुपीज जो फ्यूल पे कॉस्ट जा रहा है, उतना ही कॉस्ट अगर ये जो छोटा लेवल पे इलेक्ट्रिक लीजिंग या रेंटिंग का ऑपरेट कर रहा है, उसको वो कॉस्ट दिया जाए, तो वो व्हीकल का कॉस्ट भी बेयर करेगा, मेंटेनेंस भी बेयर करेगा एंड उसका सर्विस भी बेयर करेगा। तो जो यूजर है एक्चुअली उसको जीरो अमाउंट पे व्हीकल जा सकता है एंड वो उसका काम कर सकता है। जो पेट्रोल पंप को पैसा जाए, एनर्जी को पैसा जा रहा है, अल्टीमेट पेट्रोल पंप वाले से, पेट्रोलियम कंपनी से, देश के बाहर। तो आज जो हम सब मिल मिल के देश के बाहर पैसा भेज रहे हैं, उसको रोकने का आसान तरीका आज हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा, जिसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आज हमारे सामने है, देश के बाहर जो फ्यूल के थ्रू पैसा जा रहा है, उसको प्रैक्टिकली हम लोग रोक सकते हैं। एंड वही पैसा ये जो छोटे बिजनेसमैन है, ये जो छोटे ऑपरेटर्स है, इनके पास में ही वो पैसा जा सकता है और उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट, तो रोजगार उपलब्ध करने की जो एक सबसे बड़ी आज रिक्वायरमेंट है, उसको इस जरिए से कंप्लीट किया जा सकता है। तो आज ये जो 3 सॉल्यूशंस है, तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड इसके साथ में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में, मतलब जितने छोटे छोटे प्लेयर्स को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम जानते हैं कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ये सेंट्रलाइज इंडस्ट्री बन चुकी है, और इलेक्ट्रिक में अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि उसको डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है, डिसेंट्रलाइज हो सकती है, छोटे प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। इसमें से बहुत बड़ा डिसेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो सकता है। और वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करने के लिए, मतलब आज इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल्स के साथ में हम काम करते हैं, इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें, ऑटोमेटिकली हम सोसाइटी के लिए अच्छा काम करें, ऑटोमेटिकली हम लोग पेट्रोल फ्यूल का इंपोर्ट इससे रोक रहे हैं, तो देश के लिए अच्छा काम करें। एंड अल्टीमेटली हमारा जो गोल है, नेचर के लिए अच्छा काम करना एंड एनर्जी इंटेलिजेंस के थ्रू इस मिशन को कंप्लीट करवाना। एंड उसके लिए जो
आज एम्प्लॉयमेंट, कोई भूखे पेट कोई क्रांति होने वाली नहीं है। लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा तो वो जी जान से इसमें मेहनत करेंगे, काम करेंगे, और अल्टीमेट गोल जो है वो अचीव होगा। तो इसके लिए जो हमारी तरफ से एफर्ट्स एंड सपोर्ट चाहिए, हम उसके लिए ऑलवेज रेडी है। आपकी तरफ से जो थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए उसके लिए आप सपोर्ट कर दीजिए। लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स डू इट टुगेदर, और मिल के हम लोग पोल्यूशन पे कंट्रोल पाने के लिए, देश का बाहर जाने वाला पैसे को रोकने के लिए और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए मिल के काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।